किसान अमर काकड़े ने 25 क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंक दिया क्योंकि उन्हें मंडी में 4 से 5 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा था, जबकि इस टमाटर को पैदा करने में उनकी कुल लागत आई थी 40 से 45 हजार रुपए और उन्हें मंडी से जो भाव मिल रहा था वो बमुश्किल 10 से 12 हजार रुपए था। इस कीमत पर तो मजदूरी और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद गुस्से और हताशा में उन्होंने करीब 1 एकड़ की फसल को फेंक दिया। नमस्कार, न्यूज पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी अहम जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। पिछले कई बुलेटिन में हम लगातार ईरान इजराइल वार के असर के इर्द गिर्द की खबरें लेकर आ रहे थे। जो आशंकाएं थी उनका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। इस सप्ताह के बुलेटिन में भी इस ग्लोबल संकट पर बात होगी। हम आलू की कीमत पर भी लगातार खबर करते रहे हैं, लेकिन इस बार के बुलेटिन की जो मुख्य खबर है वह है टमाटर और प्याज की, क्योंकि इनका हाल भी लगभग आलू जैसा ही हो गया है। बिना इनके शायद ही कोई सब्जी बने, लेकिन इसे पैदा करने वाले किसान अच्छी कीमत के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो बात सबसे पहले करते हैं टमाटर की। महाराष्ट्र जालना के धार कल्याण गांव में रहने वाले किसान अमर काकड़े ने विरोध जताने के लिए अपनी पूरी टमाटर की फसल सड़क पर फेंक दी। उन्होंने करीब 1 एकड़ में टमाटर उगाया था और इस पर 40 से 45 हजार रुपए का खर्च आया था। अच्छी पैदावार के बावजूद जब उन्हें बहुत कम दाम मिला तो उन्होंने गुस्से में यह कदम उठाया। जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए जालना और छत्रपति संभाजी नगर की करमाट मंडी पहुंचे तो वहां व्यापारियों ने टमाटर का भाव 4 से 5 रुपए प्रति किलो बताया। इतना कम दाम सुनकर किसान हैरान न गए। किसानों का कहना है कि 1 कैरेट टमाटर में लगभग 20 से 23 किलो टमाटर होता है, लेकिन उसका दाम सिर्फ 150 से 200 रुपए मिल रहा है। यानी किसानों को प्रति किलो 5 से 7 रुपए ही भाव मिल रहे थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। किसानों ने सरकार से मांग की है कि टमाटर सहित सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया जाए। उनका कहना है कि अगर प्रति कैरेट कम से कम 500 से 600 रुपए मिले तभी उनकी लागत निकल सकती है। इसके साथ ही किसानों ने सीधे बाजार की सुविधा देने की भी मांग की है। प्याज की सही कीमत न मिलने से किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। कीमतों की निगरानी करने वाली सरकारी वेबसाइट agmarketnet.gov.in पर देखें तो मार्च महीने में महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज का होलसेल रेट लगभग 1500 रुपए के आसपास रहा, जो फरवरी में 988 रुपए प्रति क्विंटल था। लेकिन ये भाव मार्च 2025 की अपेक्षा लगभग 44% कम है और ये हाल देश के लगभग सभी मंडियों में है। पिछले साल समान महीने की तुलना में देखें तो इस साल प्याज का भाव काफी नीचे चल रहा है। बात जब प्याज की होती है तो इसका ताल्लुक महाराष्ट्र से इसलिए भी खुद ब खुद हो जाता है क्योंकि देश के कुल प्याज उत्पादन में अकेले इसी राज्य की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों को लेकर राज्य सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है। इसे देखते हुए सीएम की अध्यक्षता में प्याज किसानों की समस्याओं को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें किसानों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा की गई। बैठक में कृषि, वित्त और मार्केटिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया, जो जल्द ही किसानों के लिए प्रभावी सुझाव देगी। साथ ही नासिक, पुणे, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों में फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर भी जोर दिया गया है। आने वाले खरीफ सीजन से किसानों को धीरे धीरे ज्यादा मुनाफे वाली फसल की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अगले 2-3 साल में इस बदलाव से किसानों की आय स्थिर होगी और बेहतर कमाई के रास्ते खुलेंगे। इस बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से जुड़ी खबरों की करते हैं। कई तरह के कयासों और आशंकाओं के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा में कई मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि संकट से निपटने के लिए 7 नए एम्पावर ग्रुप का गठन किया गया है, जो वैश्विक अस्थिरता के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। पीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि आने वाले बुआई सीजन में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी
और सरकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने देगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आती हैं। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान भी सप्लाई चेन बाधित हो गई थी। यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन भारत ने 300 रुपए से कम में ही बोरी उपलब्ध कराया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते 10 सालों में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं, जिससे 76 लाख मीट्रिक टन उत्पादन जुड़ा है। डीएपी का उत्पादन 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। इसके अलावा किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार उनकी पर्याप्त मदद करती रहेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 मार्च 2026 तक भारत के पास यूरिया का 61.14 लाख टन, डीएपी का 24.24 लाख टन और एनपीके का 57.21 लाख टन का बफर स्टॉक है। कुल मिलाकर यह पिछले साल से 36.6% ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने स्पॉट मार्केट से गैस खरीद कर यूरिया प्लांट्स में उत्पादन को भी 62% से बढ़ाकर 80% तक कर दिया है। ऐसे में किसानों को खरीफ की सीजन में खाद की कमी नहीं होगी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए खाद और बीज जैसी चीजों की सप्लाई के लिए टीम बनाई गई है। खाद की सप्लाई लगातार बनी रहे, इसके लिए फार्मर आईडी सिस्टम को भी जल्दी पूरा करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने यह भी साफ कहा कि अगर कोई खाद बीज की कालाबाजारी या जमाखोरी करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हालात अगर ऐसे ही रहे तो यूरिया और दूसरी खादों का उत्पादन 10 से 15% तक घट सकता है। खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे गैस, अमोनिया और फॉस्फेरिक एसिड का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है, खासकर मिडिल ईस्ट से। ऐसे में अगर सप्लाई बाधित हुई तो उत्पादन और कंपनियों की कमाई दोनों पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार कच्चे माल और आयातित खाद महंगी होने से सरकार का सब्सिडी खर्च भी 20 से 25 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी तुरंत बड़ी कमी की आशंका नहीं है, क्योंकि देश के पास करीब 3 महीने का स्टॉक है और सरकार वैकल्पिक देशों से आयात की तैयारी भी कर रही है। इसी संकट से जुड़ी एक और खबर देखते हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी 10 रुपए कम हो जाएंगे? इसकी संभावना बहुत कम है। भले ही सरकार ने टैक्स कम किया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती हैं। अब एक बेहद जरूरी खबर देखते हैं। चीन ने भारत से भेजी गई नॉन बासमती चावल की 3 खेप यह कहकर लौटा दी कि उनमें जीएमओ यानी जेनेटिक बदलाव के अंश हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें भेजने से पहले चीन की ही एक एजेंसी ने जांच कर मंजूरी दी थी, फिर भी वहां पहुंचने पर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इससे भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। कंपनियों ने एपीडा और आईसीआर से मांग की है कि साफ तौर पर बताया जाए कि भारत का चावल नॉन जीएमओ है, ताकि निर्यात में दिक्कत न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ गुणवत्ता का मामला नहीं है, बल्कि चीन की कोई व्यापारिक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि वह दूसरे देशों से ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। भारत में अभी खाद्य फसलों में जीएमओ की अनुमति नहीं है, सिर्फ कपास को छोड़कर। ऐसे में चावल में जीएमओ होने का दावा कई सवाल खड़े करता है। अगर यह मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो चावल निर्यात पर असर पड़ सकता है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। आइए अब राज्यों की कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। ऑर्गेनिक फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। हमीरपुर में 25 करोड़ रुपए के लागत से एक्वा पार्क और मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से दूध के दामों में प्रति लीटर
₹10 तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं गेहूं का न्यूनतम खरीद मूल्य MSP 60 से बढ़ाकर ₹80 प्रति किलो, मक्का 40 से ₹50, पांगी घाटी के जौ 60 से ₹80 और प्राकृतिक हल्दी 90 से बढ़ाकर ₹150 प्रति किलो करने की घोषणा की गई है। पहली बार अदरक को भी MSP के दायरे में लाते हुए इसकी कीमत ₹30 प्रति किलो तय की गई है। यह पहली बार है जब बिहार में धान गेहूं के अलावा दाल की भी MSP पर खरीद होगी। ऐसे में किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। खरीद PACS और मंडियों के जरिए होगी और 60 दिन तक चलेगी। भुगतान 3 दिन के अंदर सीधे बैंक खाते में जाएगा और पूरी प्रक्रिया आधार से जुड़ी व पारदर्शी होगी। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 30 मार्च से 15 जून 2026 तक की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे और 8 एजेंसियों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया पूरी होगी। FCI और मंडी परिषद समेत कई एजेंसियां इसमें शामिल रहेंगी। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात भी की है। इस सीजन में प्रदेश में लगभग 425 लाख टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान है। वहीं इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से ₹160 अधिक है। अब बाजार की कुछ खबरें देखते हैं। आगामी सप्ताह यानी मार्च की अंतिम और अप्रैल की शुरुआती दिन भारतीय एग्री कम्युनिटी और ग्रेन मार्केट के लिए काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है। रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों, चना आदि की आवक अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है, जिसका सीधा असर कीमतों पर दिख रहा है। मंडियों में गेहूं की नई आवक मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मंडियों में भी बढ़ रही है। वर्तमान में औसत भाव 2300 से 2450 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास घूम रहे हैं। सरकार ने इस सीजन के लिए 303 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। यदि खुले बाजार में दाम MSP के करीब आते हैं तो सरकारी खरीद में तेजी आएगी, जिससे कीमतों को नीचे से सहारा मिलेगा। वहीं बात अगर सरसों की करें तो पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से राजस्थान और हरियाणा में फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्वालिटी प्रभावित हुई है। जयपुर जैसे प्रमुख बाजारों में भाव 7000 से 7250 रुपए के पार देखे गए हैं। यदि मौसम साफ रहता है तो आवक बढ़ेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली सरसों के ऊंचे दाम बने रहने की उम्मीद है। उधर चने की कीमतें फिलहाल MSP से नीचे या उसके आसपास चल रही है। फिलहाल भाव 5200 से 5800 रुपए के दायरे में रहने की संभावनाएं हैं। बाजार के कुछ अन्य खबरें देखें तो रबी मक्का की कटाई शुरू हो रही है। इस बार उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है, जिससे कीमतों पर दबाव रह सकता है। अब व्यापारियों और किसानों के लिए सुझाव भी देख लेते हैं। बात अगर गेहूं की करें तो अगर आवक बहुत ज्यादा बढ़ती है तो कीमतों में 50 से 100 रुपए तक की गिरावट आ सकती है। स्टॉक करने के लिए सही समय का इंतजार करें। अगर आपके पास सरसों है तो ऊंचे भावों पर मुनाफा वसूली करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। हम ये सूचना आप तक ट्रेंड और खबरों के माध्यम से लेकर आए हैं। न्यूज़ पोर्टली इसकी गारंटी नहीं लेता। अब मौसम और किसानों की काम की खबरें देखते हैं। पिछले सप्ताह बिहार समेत पूर्वी और उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि, तेज आंधी और बारिश ने आम और लीची के बागानों पर गहरा असर डाला है। इस समय आम के पेड़ों में मंजर से लेकर शुरुआती फल यानी टिकोला बनने की अवस्था चल रही है, जो सबसे संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में अचानक मौसम परिवर्तन, तेज हवाओं और ओलों की मार से फूल झड़ने, परागण प्रभावित होने और फल बनने की प्रक्रिया बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर और मध्य भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे कटाई के लिए तैयार फसलों पर असर पड़ सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में 28 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 29 से 31 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में छिटपुट ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। बिहार और झारखंड में भी ओलावृष्टि की आशंका है।
अगले सप्ताह मध्य प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। ऐसे में किसानों के लिए यह राय है कि यदि आपकी फसल पक कर तैयार है तो 29 मार्च से पहले कटाई और मड़ाई का काम पूरा करने की कोशिश करें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों या तिरपाल से ढककर रखें। खड़ी फसलों में अभी भारी सिंचाई से बचें। बारिश और नमी के कारण प्याज और अन्य सब्जियों में झुलसा रोग या कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम साफ होने पर ही दवाओं का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के रायसेन में 11, 12 और 13 अप्रैल को राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जैसे क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिकों की टीम द्वारा तैयार किया गया कृषि रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार किसानों को सही दिशा मिल सकेगी। इस सप्ताह के एग्री बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार।